एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन। हम आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम कॉस्ट अकाउंटिंग का अब प्रैक्टिकली एस्पेक्ट किस तरह से कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो कॉस्ट को कंट्रोल करने की टेक्निक सीखने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि लागत के तत्व क्या होते हैं, यानी वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिनसे मिलकर किसी भी वस्तु की लागत बनती है या कॉस्ट बनती है। तो ये नाम आपने 12th में भी सुन रखे हैं कि जब हम कुल मिला के लागत की बात करते हैं, टोटल कॉस्ट की बात करते हैं, तो 3 तरह की चीज़ें होती हैं जिनसे मिलकर लागत बनती है। पहला होता है मटेरियल कॉस्ट, दूसरा होता है लेबर की कॉस्ट और तीसरा होता है एक्सपेंसेज, यानी सामग्री, श्रम और को हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट या लागत के तत्व भी कहते हैं। जब लागत के तत्वों के बारे में हम बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहले ले लेते हैं सामग्री की लागत क्या है। सामग्री की लागत का मतलब है कि किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं, जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं, उसे लागत का फर्स्ट हम एलिमेंट मानते हैं, पहला तत्व हम मानते हैं। और इसमें उन वस्तुओं की लागत सम्मिलित की जाती है जो एक तरह से प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो हमारा मटेरियल कॉस्ट हो जाता है। दूसरा जो एलिमेंट है उसे कहा जाएगा शॉर्ट में लेबर कॉस्ट, यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनाना है तो सिर्फ मटेरियल से वो प्रोडक्ट नहीं बन जाता है, वरन हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो एफर्ट्स डालने के लिए सबसे पहले हमें मानव श्रम को या कर्मचारियों को यूज़ करना पड़ेगा। तो कर्मचारियों को जब हम सैलरी देते हैं, जो वेज देते हैं, एक तरह से हमारे शब्दों में सैलरी हम करते हैं, लेकिन कारखाने में जब प्रोडक्शन होते हैं तो वहाँ पे जो दिया जाता है, प्रोडक्शन करने वालों को जो दिया जाता है उसे वेजेस कहा जाता है, जिसे श्रम की लागत हम बोलेंगे, यहाँ पर लेबर कॉस्ट हम बोलेंगे, जिसके अंदर उसका मजदूरी, वेतन, कमीशन, बोनस जो भी हम कर्मचारी को देंगे काम करने के बदले में, उसे हम लेबर की कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, फिर मटेरियल मिल गया, लेबर मिल गया। अब इसके अलावा बहुत सारे दूसरे खर्चे भी हमें करने पड़ते हैं। तो ये जो मटेरियल और लेबर के अलावा प्रोडक्ट को प्रोडक्शन तक लाना और उसके बाद बेचने के लिए जो खर्चे करने पड़ते हैं, वो चाहे वो सेवाओं के रूप में भी हो सकते हैं या कोई काल्पनिक लागत भी हो सकती है। तो ये कुछ खर्चे जो हमें करने पड़ते हैं जिन्हें हम एक्सपेंसेज या व्यय कहते हैं, राइट। तो कुल मिला के 3 एलिमेंट बेसिकली हम कह सकते हैं कि मटेरियल की कॉस्ट प्लस लेबर की कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेज इज इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, जिसे टोटल कॉस्ट कहा जाएगा। अब वापस हम आते हैं कि ये जो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेज है, अब देखिए, क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे तो कॉस्ट को कंट्रोल करना हमारा पूरा पर्पस है। तो कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए हमें लागत को सिर्फ 3 पार्ट में बांट देने से हमारा कॉस्ट का कंट्रोल या क्लासिफिकेशन पूरा नहीं हो जाएगा। अब इसको हमें और बाइफर्केशन करना पड़ेगा। तो जो बेसिक 3 एलिमेंट्स है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेज, इनके हम फिर 2 टुकड़े करते हैं पहले कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मटेरियल और लेबर और एक्सपेंसेज का डायरेक्ट पार्ट अलग निकालेंगे और इनडायरेक्ट पार्ट अलग निकालेंगे, क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो मटेरियल के जैसे हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्ट को अलग अलग किया तो क्या बन गया, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, राइट। मटेरियल के 2 टुकड़े हो गए, प्रत्यक्ष सामग्री की लागत और अप्रत्यक्ष सामग्री की लागत। इसी तरह से जो हमारी मजदूरी होगी, जो लेबर होगा, उसके भी हम 2 पार्ट बना लेते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और इसी तरह से हम एक्सपेंसेज का जब 2 पार्ट बनाएंगे तो हमारे बन जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। अब इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम मटेरियल पे होने वाले खर्चे के जो 2 पार्ट बना रहे हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इसके बारे में हम पता करेंगे कि डायरेक्ट कैसा है और इनडायरेक्ट कैसे पता लगेगा हमें। तो यहाँ पर हम ऐसा कोई बाइफर्केशन 100% हर एक इंडस्ट्री के लिए सेम टू सेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर कोई सामग्री पूर्ण रूप से, यानी फुली हम किसी निश्चित लागत केंद्र या लागत की इकाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए वो डायरेक्ट मटेरियल होगा। यानी मटेरियल के बारे में हम सीधा कह सकते हैं कि जिससे संबंध कर रहे हैं, हमें क्लियर पता लग जाता है कि वो निर्मित माल का अगर अंग बनती है तो वो डायरेक्ट मटेरियल बन जाएगा। कुछ सामग्री ऐसी होती है जिसके बिना वो प्रोडक्ट बन ही नहीं पाएगा, तो ऐसे में वो उसकी मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बाइफर्केशन सब पॉइंट में ऐसे ही रहेगा कि जिससे हम डायरेक्टली प्रोडक्ट से लिंक कर सकते हैं, संबद्ध कर सकते हैं। उस कॉस्ट सेंटर या उस प्रोडक्ट की जो यूनिट्स हैं उसका हम अलग अलग हिसाब रखेंगे ताकि उस पर कंट्रोल कर सकें, तो वो हमारा डायरेक्ट
पार्ट बन जाता है तो जो सामग्री एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि निर्मित माल का अंग बन जाती है, उसे डायरेक्ट मटेरियल के रूप में चार्ज किया जाता है। तो ऐसे में हम ये चाहेंगे कि जो डायरेक्ट मटेरियल है उसका अलग से हिसाब रखा जाए, ताकि हम ये पता कर सकें। जैसे सपोज कीजिए आप ABC 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ए पे मटेरियल कितना यूज़ हुआ, बी पे कितना हुआ, सी पे कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है। तो वहाँ जो वो मटेरियल यूज़ हो रहा है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो मटेरियल यूज़ हो रहा है जिससे मिल के एक तरह से कह सकते हैं कि वो प्रोडक्ट बनता है, वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल हो जाता है। तो ये डायरेक्ट मटेरियल हम उस प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली बाज़ार से भी खरीद के ला सकते हैं, या अगर हमारे पास हमारे स्टोरेज में या जो हमारा वेयर हाउस है, जो भंडार गृह है, वहाँ रखी हुई है, तो वहाँ से भी हम यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मली एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो प्राइमरी बेसिक मटेरियल होता है उसे भी डायरेक्ट कॉस्ट में शामिल किया जाता है, राइट। तो इस तरीके से डायरेक्ट मटेरियल में हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जो वस्तु निर्मित माल का अंग बन जाती है वो प्रत्यक्ष रूप से होती है, लेकिन कुछ मटेरियल तो होता है लेकिन वो निर्माण में सहायता पहुंचाती है, या उसका बहुत ही मिनिमल पार्ट होता है, तो उसे इनडायरेक्ट मटेरियल कहेंगे, राइट। जैसे सपोज कीजिए आप कपड़ा बना रहे हैं। अब कपड़ा बनाने के लिए अगर आपने कपास खरीदा है या आपने बेसिकली जो चीज़ खरीदी वो हमारा जो सूत अगर आप खरीद के या कपास खरीदते हैं तो वो हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल होगा। लेकिन अब जब मशीन चलेगी तो मशीन चलने के लिए उसमें ऑयल भी लगता है, ग्रीस भी लगता है, या कुछ छोटी मोटी और मटेरियल और लगते हैं, तो वो हमारा प्रोडक्ट का डायरेक्ट पार्ट नहीं बनता है, प्रोडक्ट में हेल्प करेगा। प्रोडक्शन में जो हेल्प करते हैं वो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाता है, और जो प्रोडक्ट का जो पार्ट बन जाता है वो डायरेक्ट कॉस्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहला जो पार्ट होगा वो डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट होगा और उसका दूसरा पार्ट बन जाएगा हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसी तरह से जो लेबर लगता है, मजदूरी जो लगती है, उस मजदूरी पे होने वाले खर्चे को भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन सेम तरीके से चलेगा कि अगर कोई जो वेज है, कोई जो मजदूरी है, वो पूर्ण रूप से किसी प्रोडक्ट पे डायरेक्टली चार्ज की जा सकती है। क्लियर पता है कि ये लेबर आया है, ये ए डिपार्टमेंट के लिए आया है, ये लेबर आया है बी डिपार्टमेंट के लिए आया है। तो ऐसे में जो जैसे एक लेबर आया था उसको अगर ए के लिए आया है तो वो ए का डायरेक्ट मटेरियल होगा, बी के लिए आया है तो वो बी का डायरेक्ट मटेरियल होगा। तो ऐसे खर्चे जो किसी प्रोडक्ट यूनिट जैसे ए और बी जो है वो केंद्र है, राइट, तो उसके लिए वो डायरेक्ट मटेरियल बनता है, वैसे कि वैसे डायरेक्ट वेज के रूप में वो चार्ज किया जाएगा। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, कुछ किसी व्यक्ति की सेवाओं का हम उपयोग ऐसे करते हैं कि उसका सबके लिए ही कॉमन हम यूज़ कर रहे हैं, उसके खर्चे का अलग अलग हिसाब नहीं रख पाएंगे, तो ऐसे में वो हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाता है। वापस इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसके लिए जो पर्टिकुलरली कारीगर लेके आए हैं या वहाँ पे जो कुछ लोगों को अपॉइंट किया उनकी सैलरी डायरेक्ट वेज हो जाती है। लेकिन सपोज कीजिए जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे आपने एक चौकीदार बैठा रखा है या एक हेल्पर है, जो जिस इंजीनियर को ज़रूरत पड़ती है या जिस मैकेनिक को ज़रूरत पड़ती है या जिस टेक्नीशियन को ज़रूरत पड़ती है उस सबके लिए हेल्प करता है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है, कभी आपको इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ेगी, कभी प्लम्बर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसे में वो हेल्पर्स जो तरह से होते हैं या जो सेवा प्रदान करते हैं, जिनकी मजदूरी को प्रोडक्शन में डायरेक्टली अलग से लिखने की या निकालने की ऐसी आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उस पर कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, तो वो हमारी मजदूरी जो है वो अप्रत्यक्ष मजदूरी हो जाती है। और इसी तरह से जो बहुत सारे मटेरियल और लेबर के अलावा जो खर्चे होते हैं उनको हम व्यय बोलते हैं, एक्सपेंसेज बोलते हैं। तो एक्सपेंसेज के भी दो पार्ट बना सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज वही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की डेफिनेशन तीनों जगह सेम जैसी लिखनी है, नाम चेंज कर देना है। जैसे अगर आप एक्सपेंसेज या व्यय की बात करेंगे तो ऐसे खर्चे जो किसी निश्चित लागत केंद्र या इकाई पर किया जाता है, जो उस पर डायरेक्टली चार्ज हो जाता है, जिस खर्चे का लाभ एक ही केंद्र को पर्टिकुलरली मिलता है, वो प्रत्यक्ष व्यय हो जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो जाता है। और ऐसे खर्चे जिसका लाभ बहुत सारे लागत केंद्रों के लिए कॉमनली किया जाता है, जिनका अलग अलग हिसाब नहीं रखा जाता है। जैसे सपोज कीजिए अगर आप कोई बिल्डिंग बनवाते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए अगर आप अलग अलग नक्शे बनवाते हैं तो ऐसे पे जो नक्शे पे जो खर्चा होगा, बनवाने पे जो खर्चा होगा, या एक एक अलग अलग बिल्डिंग बनाते हैं और बिल्डिंग के लिए आप कुछ ऐसे खर्चे कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो जाएंगे। लेकिन सबके लिए कॉमन खर्चा है तो ऐसे में वो जो कॉमन खर्चा होगा वो
अप्रत्यक्ष खर्चा बन जाता है। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट का डायरेक्टली पार्ट बन जाता है, जिसके बिना प्रोडक्ट बन नहीं पाता है, वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेज होंगे। और जो प्रोडक्शन में सहायता करते हैं उनको हम इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज कह सकते हैं। तो प्राइमरीली हम मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेज को हम अब वापस 6 टुकड़े बना दिए। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। अब इसके बाद ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्ट है, इसका डिटेल हम देखेंगे कि किस तरह से जब हम कॉस्ट का क्लासिफिकेशन और अच्छे से करेंगे तो इसमें और क्या एलिमेंट्स आ जाते हैं। थैंक यू सो मच।